हम लोगों का एक वीक विविध का है। इसमें समान रूप से हम लोग विविध वाले में करंट अफेयर्स के वैसे पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे जो हम लोगों ने 10 भाग में बांट रखा, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, उससे बाहर जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता जाएगा उसको हम लोग विविध में एक जगह कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको विविध में देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे विविध में भी देखेंगे, तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग शुरू में। हालांकि पिछले बार क्लास में जो हम लोग राज्य व्यवस्था देख रहे थे उसका 1-2 यूनिट बच गया था। ऐसा कीजिए, पहले राज्य व्यवस्था को ही कर लीजिए। ठीक ना, 1-2 यूनिट बच गया है, उसको कर लेते हैं, तभी विविध में चलेंगे। तो फिर से Subscribe, like and share Manthan classes. Press the bell icon for notification. जो राज्य व्यवस्था वाला मेरा पार्ट है, वहाँ हमने आपसे कहा है कि वहीं पे आप ऑडिट करके प्रशासनिक व्यवस्था भी कर लीजिए। ठीक है, राज्य व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को एक साथ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें एक का भी पास हुआ है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समुद्री जल दस्युता। जल दस्यु मतलब जल दस्यु कौन था? डकैत को कहा जाता है। डकैत जो है उनके लिए दस्यु शब्द यूज होता है। तो जल दस्युता, समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक, मतलब समुद्री डकैती जो होती है उसको रोकने के संबंध में जो विधेयक है, ये है ये समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक। ठीक है, क्या वीडियो नहीं दिख रहा आप लोगों को क्या? अच्छा, समस्या और किसी को है कि केवल एक आदमी को हो रहा है? बताइए जल्दी से। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि वीडियो नहीं भेजेबल सर। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई कैसे नहीं देगा? बाकी लोगों को दिख रहा है। सभी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा है क्या वीडियो? बाकी स्टूडेंट्स का तो है कि वीडियो दिख रहा है। एक बार नहीं दिख रहा तो फिर से एग्जिट करके फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर बाकी लोगों को दिख रहा है तो ठीक है। दिख रहा है आप? चलिए देखते हैं, बहुत लोगों ने रिप्लाई कर रखा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है तो ठीक। चलिए फिर से लौटते हैं। देखिए, राज्य व्यवस्था को पहले देखेंगे। राज्य व्यवस्था में हम लोग एक विधेयक देखेंगे, समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, समुद्री मतलब बहुत बार सुने होंगे समुद्र में डकैती। तो समुद्र में डकैती एक बड़ा समस्या रहा है, खासकर डीप सी में। ठीक है, गहरा समुद्र जो हम लोग बोलते हैं जिसको डीप सी में, बहुत सारे डकैतों के गिरोह सक्रिय हैं जो कि व्यवसायिक जहाजों को में लूटपाट करते हैं। और उस लूटपाट के बाद बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे जो जहाज के कर्मी हैं, कैप्टन हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संबंध में इसको रोकने के लिए भारत के द्वारा एक विधेयक अभी पारित किया गया है। ठीक है, अब है कि इसके प्रावधान कहाँ लागू होंगे। इसके प्रावधान जो है, जो हमारा आनयन क्षेत्र होता है, ठीक है, आर्थिक आनयन आर्थिक क्षेत्र जो है इसके बाहर लागू होंगे। आनयन आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में इसका आनयन आर्थिक क्षेत्र है। तो पहला जानकारी आपको होगा कि प्रत्येक देश में लगभग जो समुद्री सीमा है ना, समुद्री सीमा, तो जो समुद्री सीमा है, ठीक है, इसके जो कैटेगरी किए गए हैं, इसके कैटेगरी जो किए गए उसमें पहला जो 12 मील है, समुद्री सीमा से जो 12 मील का इलाका होता है, वहाँ क्या ये आपके प्रभुत्व क्षेत्र में माने जाते हैं। 12 मील तक आपका प्रभुत्व क्षेत्र है। ठीक है, और 12 मील से आगे जब बढ़ेंगे 24 मील तक जाएंगे। 24 सब ध्यान दिएगा, नॉटिकल मील की बात कर रहे हैं। समुद्र में जो दूरी हम लोग नापते हैं, कैसे नापते हैं? नॉटिकल मील से नापते हैं। ठीक है, ये भी इकाई भी है। नॉटिकल मील क्या है? समुद्र में दूरी नापने का जो इकाई है वो नॉटिकल मील है। नॉटिकल मील हम लोग बता रहे हैं आपको, ये 12 मील तक मेरा जो क्षेत्र होता है उसमें संपूर्ण अधिकार होता है। इस क्षेत्र में आप
के नियम कानून भी लागू होंगे, आपको खनन से लेकर जितने अधिकार हैं सभी प्राप्त होंगे। 24 मील तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये भी उस देश का संलग्न क्षेत्र होगा। और EEZ जो है क्या होता है, ये 200 माइल तक है। तब नॉटिकल मील की बात कर रहे हैं, ठीक है। 200 समुद्री मील तक क्या होगा आपका EEZ क्षेत्र होता है, मतलब अनैन आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ तक का डिविजन है। ये जो मेरा एक्ट आया है, आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा। अब समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक जो एक्ट आया है वो कहाँ लागू होगा, EEZ से आगे, ठीक है। EEZ तक क्या है ना, आपको अधिकार प्राप्त है बहुत सारे। EEZ क्षेत्र जो होता है 200 मील तक, वहां तक भी हमको बहुत सारा अधिकार समुद्र के संसाधनों का दोहन का प्राप्त है, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो समुद्र डीप सी है, वहां पे आपके समुद्री जहाज चलते हैं, व्यापारिक मार्ग में जाएगा दूसरे देश के लिए। तो यहाँ पे जो भी डकैतियां होती थी, मान लिया आपके देश का कोई समुद्री जहाज जा रहा, उसमें डकैती हो गई, ठीक है। उस डकैती के क्रम में किसी की मृत्यु भी होगी, आप वहां पकड़ भी लिए डकैतों के जहाज को, आपकी सेना ने, आपकी नौसेना ने, आपके सरकारी जहाज ने पकड़ भी लिया, जब्त भी कर लिया। लेकिन होता क्या था कि भाई ये आपके सीमा क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आपके देश का कानून लागू नहीं होगा और फलता आपको छोड़ना पड़ता था, ठीक है। हमारे यहाँ जो IPC है वही लागू होता है, लेकिन वो IPC का क्षेत्र, मेरा भारत का जो क्षेत्र होगा 12 मील तक जो है वहां तक लागू हो रहा था। EEZ से आगे कोई कानून लागू नहीं हो रहा था। ये समस्या लगभग सभी देशों में है। तो इससे निकलने के लिए यूएनओ ने क्या किया था कि एक नियम बना रखा है, ठीक है। यूएनओ का आप जानिए UNCLOC, इस नाम से इसका एक नियम है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, क्या यह है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है जो सबसे पहले 1982 में जमैका में साइन के लिए सामने आया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 में जमैका में आया था सामने, ठीक है। हम लोगों ने कब स्वीकार कर लिया, तो भारत ने 1995 में स्वीकार किया इस संधि को, ठीक है। भारत ने 1995 में स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब समझिए कि संधि में है क्या। ये जो संधि है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ये संधि का उद्देश्य है कि जो समुद्र के संसाधन से संयुक्त जो मानवीय गतिविधि होती है समुद्र में, उसको नियंत्रित करे और उनके संसाधनों को उपयोग के लिए एक नियम का समूह। समुद्र में जो मानवीय गतिविधि हो रही है वो उसको नियंत्रित कैसे करे, और जो संसाधन का उपयोग हो रहा है उसके लिए क्या नियम बनेगा, ये इस पूरे संधि में है। इसी संधि में आगे है कि अगर कोई देश डीप सी में भी, ठीक है, उसके शिप पे किसी तरह का कोई डकैती का काम होता है और उसके शिप को जब्त करता है, तो उसको अधिकार होगा कि अपने देश में ऐसा कानून बना सके कि उस कानून के अनुसार उस पर केस चले और सजा हो सके, ठीक है। यही संधि आपको ये अधिकार देता है। तो आप समझिए कि 200 मील से आगे आपका क्षेत्र तो है नहीं, अब वहां पे आपने किसी को पकड़ लिया तो उस पर आपके देश का कानून लागू होगा, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये सुनिश्चित इस ग्राउंड पे हो रहा है कि यूएनओ ने ये बात व्यवस्था दे रखा है, ठीक है, कि अगर आप इससे पार्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना विधि बना सकते हैं और उस विधि के अनुसार आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि अब जाकर के एक समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक बनाया, ठीक है। अपना सिंपल सा आपसे क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर क्या हो सकता है, समझिए कि ये इसके प्रावधान कहाँ लागू होंगे, आप क्या बताइएगा। EEZ से आगे लागू होगा, ठीक। अब इसमें आपके पास आया है क्वेश्चन कि EEZ का सीमा कहाँ तक होता है, तो 200 नॉटिकल मील तक होता है, क्लियर, ठीक है। अब है कि इसमें प्रावधान क्या किया गया, इसमें प्रावधान ये किया गया है इस एक्ट में कि कोई जहाज या कोई भी व्यक्ति समुद्री डकैती में अगर संलग्न होगा, किसी भी रूप में सहभागी होगा या उसकी सहभागिता होगी, तो क्या होगा, इस आरोप में जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको 14 वर्ष तक का कारावास ऑब्लिक आजीवन कारावास की सजा होगी, ठीक है।
क्या होना है, अब समुद्री डकैती में जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा या तो जहाज मुहैया कराया होगा, किसी तरह से सपोर्ट किया होगा, निर्देशित किया होगा डकैती को, मतलब किसी भी रूप में अगर उसकी सहभागिता प्रमाणित है तो उसको 14 साल तक की सजा, आजीवन कारावास की सजा होगी। और उस समुद्री डकैती में यदि अगर किसी की मृत्यु हो गई है, समुद्री डकैती हो रहा है मान लीजिए, उसी क्रम में किसी का मृत्यु भी हो गया, तब क्या होगा, ऐसे आरोपी के लिए सजा तय हुआ है मृत्यु दंड। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे डकैती में किसी की मृत्यु भी हो गई तो मृत्यु दंड की सजा भी मिलेगी। ठीक है, यही मेरा नया कानून आया है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखने का इतना प्रयास कर लीजिएगा तो हम लोग का काम चल जाएगा कि ये जो समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक अधिनियम है वो ईईजेड जो मेरा क्षेत्र होता है, जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, उसके आगे लागू होगा। इसके तहत कोई व्यक्ति अगर समुद्री डकैती में किसी तरह के सहभागी होंगे तो उसको भारतीय कानून के अनुसार से भारतीय न्यायालय अब दंड देगा। कौन न्यायालय दंड देगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट को या हाईकोर्ट को पावर है कि इसके लिए किसी सत्र न्यायालय को ये पावर देगा जहां ये केस चले, विशेष न्यायालय को पावर दिया जाएगा। और वहां पे क्या सजा मिल सकती है, आजीवन कारावास तक और मृत्यु दंड तक। क्लियर है, बस इतना चीज इसमें आपको ध्यान रखना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभी चर्चा में आया संविधान का 9वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुसूची चर्चा में आया, 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची क्या है, कुछ बेसिक रूप से कुछ भी अगर जानते हैं तो अपना बताइए। 9वीं अनुसूची का नाम सुन रखा है आप लोगों ने, संविधान का 9वीं अनुसूची अभी चर्चा में वर्तमान में फिर से आया है। आप जान रहे हैं कि पॉलिटी में जो आपसे पूछा जा सकता है, राज्य व्यवस्था का भी प्रश्न है, करंट अफेयर्स में नहीं भी आया तब मान लिख के चलिए 9वीं अनुसूची। एक तो सिंपल सा बात है, जो हमारे संविधान हमारे यहाँ जब लागू हुआ तो संविधान में कितनी अनुसूची थी, भारतीय संविधान जब लागू हुआ है, ठीक है, उस समय कितनी अनुसूची होगी, ठीक है, चलिए कुछ लोग 8 लिख रहे हैं, कुछ लोग 12 लिख रहे हैं। ठीक है, 8 अनुसूची। देखिए हम बीच में आपसे इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, हमको भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, मोबाइल ऑन करके छोड़ नहीं दिए हैं। ठीक ना, देखिए ठीक है, जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 ही अनुसूची थे हमारे यहाँ, मतलब मूल रूप से संविधान में 8वीं अनुसूची थी। ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, कब जोड़ी गई, 1951 में प्रथम संशोधन से। ठीक है, 1951 में ये प्रथम संशोधन जब हुआ तभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया है। ठीक है, तो अभी 9वीं अनुसूची है क्या, पहले इसको जानेंगे तब करंट को भी जान लेंगे। 9वीं अनुसूची है क्या, तो ये केंद्र प्लस राज्य दोनों का, केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों द्वारा पारित ऐसे कानूनों की सूची है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर हुआ, 9वीं अनुसूची में व्यवस्था किया गया कि जो विषय, जो कानून क्या होगा, 9वीं अनुसूची में हम लोग डाल देंगे कि 9वीं अनुसूची का भाग बन गया, उसको अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अदालत में चुनौती होगा तब उसको अदालत में उसकी समीक्षा नहीं हो पाएगी। आप सबको पता है, कोई भी अगर लॉ बनता है, कोई कानून सरकार अगर बनाती तो अदालत उसका समीक्षा कर सकता है कि कानून सही है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे एक बात निकल के क्या आ गया कि अदालत में कह दिया गया भैया कि 9वीं अनुसूची में आप हम जो विषय मेरा होगा उसका समीक्षा आप मत कीजिए। तो ऐसा जरूरत इसलिए पड़ गया कि 9वीं अनुसूची जो मेरा आया है वो मूल रूप से आया था, भूमि सुधार हो रहे थे। आपको आजादी के बाद पता है कि भूमि सुधार बड़े पैमाने पर हुए। आजादी के पहले की स्थिति भी अगर ध्यान में होगा आपको, तो आजादी के पहले जमीन का क्या स्थिति है, भूमि बड़े बड़े जमींदारों के पास या छोटे जमींदार भी, जमींदारों और सामंतों के पास थी। ठीक है, अभी भू व्यवस्था में परिवर्तन होना शुरू हुआ, मतलब भूमि का जो स्वामित्व है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आने शुरू हुए। ठीक है, अब सरकार ने परिवर्तन शुरू किया तो कोर्ट में केस होने लगा, बिहार में, मध्य प्रदेश में ज्यादा केस हुआ। ठीक है, यूपी में ज्यादा केस सामने आया और बिहार की कुछ अदालतों ने ऐसे कानून को जो भूमि सुधार कर रहे थे अवैध घोषित कर दिया, क्या कि नहीं ये कानून सही नहीं है, नहीं होगा। जब अवैध घोषित हो गया तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा भूमि सुधार के लिए, तो उसने क्या किया कि ऐसे कानूनों के लिए एक नया अनुसूची बना दिया,
51 में पहला संशोधन किया गया कि 9वीं अनुसूची जोड़ रहे हैं और जो विषय जो कानून इस अनुसूची के अंदर ले आएंगे उसकी कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, अदालत के द्वारा समीक्षा नहीं हो सकती। इसके तक 9वीं अनुसूची आ गई सामने। ठीक है, कब आ गया आपको ध्यान अब रखना चाहिए, कब आ गया? तो 1951 में हम लोग 9वीं अनुसूची को जोड़ दिए हैं। ठीक ना, और 51 में जब जोड़े पहली बार, उसी बार 13 को विषय इसमें हम लोग 13 को ऐसा कानून इसमें जोड़े थे। ठीक है, 9वीं अनुसूची में 51 में जोड़ दिए। अब वर्तमान में 9वीं अनुसूची के तहत कितने कानून संरक्षित हैं? अब सिंपल ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने कानून है, कितने कानून की संख्या है जो 9वीं अनुसूची में शामिल है? तो 284 है अभी तक का जो जानकारी है उसमें। वर्तमान में 284 कानून ऐसे हैं जो 9वीं अनुसूची में रखे हुए हैं, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब आइए कि भाई इसमें वर्तमान में हम सो करंट अफेयर्स में क्यों जानने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिटी का व्यवस्था है, पॉलिटी में जब 9वीं अनुसूची पढ़िएगा तो भी इतनी बातें आपको पढ़नी चाहिए थी। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में ऐसा क्या हो गया कि 9वीं अनुसूची फिर से चर्चा में आ गया, इसलिए ऐसा हो गया। दो सरकारों ने, एक झारखंड ने क्या किया, एक संशोधन विधेयक पारित किया है। झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक, मतलब आरक्षण संशोधन विधेयक है इनका। ठीक है, आरक्षण पे एक संशोधन विधेयक पास किया झारखंड ने। तो इसने क्या कर दिया है संशोधन विधेयक ने, इसने कहा कि हम जो है आरक्षण सीमा कितना करेंगे, 77% आरक्षण देंगे। ठीक है, झारखंड सरकार ने एक संशोधन विधेयक पारित किया। ठीक है, इसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया, 77% किया है। ठीक है, दूसरा एक बिल पास किया इसने कि स्थानीय व्यक्ति कौन, सार समझिए सीधा कि मेरे यहाँ स्थानीय व्यक्ति कौन माना जाएगा जिसको कि झारखंड राज्य का वासी होने का लाभ मिलेगा। नौकरी में, पढ़ाई में, खनन में, बिजनेस में जब हम ये बात करेंगे ये चीजें झारखंड राज्य के लिए लागू होगी तो क्या देखेगा, वो देखेगा कौन यहाँ का स्थानीय व्यक्ति, कौन झारखंडी है। ये कैसे तय करेगा, तो इसने कहा कि 1932 के खतियान को आधार बनाएंगे। आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए, दोनों प्रश्न में है। 1932 के खतियान को आधार बनाया, कब बनाया है, 1932 के खतियान को आधार बनाया। तो उस समय जो लोग मेरे यहाँ थे वही झारखंड के मूलवासी माने जाएंगे। क्लियर हो गया, ये दो कानून इसने बनाया। आपको पता है जैसे दो कानून बनेगा तो पूरी संभावना है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि भाई आप स्थानीय हमको 1932 से नहीं आगे से बनाइए, चैलेंज होगा। दूसरा यहाँ पे एक समस्या है, 77% आरक्षण देने की बात ये कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा है कि कोर्ट ने पहले से कर रखा है कि रिजर्वेशन का मैक्सिमम सीमा कितना हो सकता है, 50% 50% हो सकता है। कहाँ से जानकारी है ये, मतलब किसने कह रखा है ये, किस बात में है जानकारी? देखिए, एक केस हुआ था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, तो याद रखिएगा ये पुस्तक इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, ये 92 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इंदिरा साहनी के केस में। बहुत बार केस लो आपसे पूछा जाता है पीटी में भी। इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम आरक्षण कितना होगा भाई, तो 50% ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप बोलते हैं 77%, क्या होगा, ये गलत साबित होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ ने क्या किया, झारखंड हमने बता दिया आपसे, छत्तीसगढ़ ने क्या किया, इसने प्रस्ताव पारित किया कि भैया हम देंगे 76% आरक्षण। छत्तीसगढ़ भी पारित किया है कि 76% आरक्षण देंगे। अभी दोनों राज्य क्या चाहते हैं, आरक्षण की जो सीमा है 50% उससे ऊपर चले जाए। ठीक है, ये इसलिए चाह भी रहे हैं कि इस तरह का उदाहरण है हमारे यहाँ, एक राज्य में आरक्षण 50% से ज्यादा है, 69%, 69% आरक्षण दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है, अभी वर्तमान में सबसे अधिक आरक्षण अगर किसी राज्य में है तो उसकी सीमा क्या है, 69% आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पूछने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तमिलनाडु में कहाँ है, तमिलनाडु में कितना आरक्षण है, 69% आरक्षण। आप समझ गए कि एक
अंतर आ गया ना, एक विरोध दिख गया आपको। इंदिरा साहनी बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। वही दूसरी ओर हम आपसे कहते हैं कि तमिलनाडु में आरक्षण कितना 69% है। तो फिर ये कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि तमिलनाडु ने क्या किया, 69% आरक्षण दिया और दे करके केंद्र सरकार को बोला कि भैया इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, 9वीं सूची में डालो। केंद्र सरकार ने क्या किया, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, ओके कर दिया। जैसे ही चला गया 9वीं अनुसूची में, ये कोर्ट के समीक्षा से बाहर हो गया, अदालत की समीक्षा से क्या हो गया, बाहर हो गया। जब ये अदालत की समीक्षा से बाहर हो गया तो बहाल रह गया। ठीक है, अब झारखंड ने पास किया, छत्तीसगढ़ ने पास किया, क्या ना। अभी इन लोगों ने भी इस विधेयक को भेजा है केंद्र को कि इसको आप 9वीं अनुसूची में डाल दे। क्लियर है? अगर ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, ये भी इससे कानूनी समीक्षा से बाहर हो जाएगा और झारखंड में 77% आरक्षण मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? अभी चर्चा में क्यों आ गया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में तो बताइए। कंफ्यूजन नहीं, बड़े ध्यान से इसको सुनते रहिएगा। पॉलिटी का और साइंस टेक का जो भी चीज हम लोग चर्चा करते हैं, समझिएगा कि पेटी मेन दोनों के लिए चलता है, ठीक ना। इसलिए थोड़ा बता भी दे रहे हैं कि पूरा मेन में भी यही कहानी है, मेन में भी आपको यही चीजें जानी है। फिर से हम थोड़ा सा आपका 2 मिनट में इस टॉपिक को और लेंगे। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, 1951 में पहला संशोधन जो हुआ उसमें क्या किया हम लोग, 9वीं सूची जोड़े ना, कहीं जोड़े होंगे तो 21 में जोड़े। ठीक है, 21 में हम लोग 2 चीज जोड़े हैं, 21A और 21B। 21B जो है मेरा, 21B क्या करता है, 9वीं अनुसूची में कानूनों को संरक्षण नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी कानून डाला जा रहा है उसको कौन संरक्षण दे रहा है कि चुनौती नहीं होगा, 21B। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची पूछेगा तो आपके लिए आसान है बता देना, और अंदर जाना चाहेगा तो जानेगा कहाँ पर है भैया, तो 31B में है कि कानूनों को ये संरक्षण प्रदान कर रहा है कि समीक्षा नहीं होगी। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर आप ये निकालते हैं कि तब सरकार के हाथ में एक चीज क्या हो गया कि चाहे जो भी कानून बनाना है बना दो और 9वीं अनुसूची में उठा के डाल दो और सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल जाओ, मतलब न्यायालय की जो समीक्षा उससे बाहर हो जाएगा बाहर। हाँ जी, आप इसी तरह से जो चीज देख रहे हैं अभी तक क्या बताता है, वो बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर इस पे विवाद हुआ। ठीक है, जो आपके लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि एक और केस आपको जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, बहुत बार पूछता है, इसको भी उसे ध्यान में रखिए। केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य। क्या हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। ठीक है, अब ये केस चला, जब ये केस चला तो इसने चैलेंज किया कि भाई आप जो भी है सभी चीज में संशोधन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन सरकार को अधिकार है कि संशोधन जहां चाहे करे, सही। ठीक है, 9वीं सूची में डाल देगी, समीक्षा नहीं करेगी, चलिए भी मान लिए सही है, लेकिन क्या बोला कि मूल ढांचा के खिलाफ होगा तो क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। क्लियर हुआ? अब केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट का डिसीजन ये आ गया कि भैया संसद को अधिकार है कि जहां संशोधन करना है कर लीजिए, 9वीं अनुसूची में डालना है डाल दीजिए, बोलिएगा आप समीक्षा मत कीजिए, नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लगेगा हमको ये संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन कर रहा है तो क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, चाहे आप 9वीं अनुसूची में डालिए चाहे जहां रखना है रखिए। क्लियर हो गया? अब 9वीं अनुसूची समीक्षा से बाहर है, अब ये 9वीं अनुसूची समीक्षा से बाहर नहीं है। समीक्षा 9वीं अनुसूची का भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है,
लेकिन जब उसको ये लग जाए कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, क्लियर है, तो अब संसद को क्या अधिकार, संशोधन करने का अधिकार है। न्यायालय को क्या अधिकार, समीक्षा का अधिकार है। ठीक है, शर्त क्या हुआ, शर्त हुआ कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा, हम समीक्षा करेंगे। ठीक है, अब संविधान का मूल ढांचा क्या है जी, कहीं पे लिखा हुआ किसी अनुसूची में, यानी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संविधान का मूल ढांचा किस अनुच्छेद में है या कहाँ क्या होगा, नहीं लिखा हुआ है, बल्कि इसको न्यायालय ही तय करती है कि मूल ढांचा में है कि नहीं। लेकिन फिर भी जैसे हम लोग समझेंगे तो मूल ढांचा क्या हो सकता है, भारत क्या लोकतंत्र है, ये मूल ढांचा है, लोकतंत्र है, मूल ढांचा है। कोई अगर कहेगा कि हम लोकतंत्र खत्म किए, तानाशाही लागू करेंगे, फौजी शासन लागू करेंगे, तो संविधान का क्या हुआ, मूल ढांचे का उल्लंघन हो गया। गणतंत्र है, मूल ढांचा है, अब कोई कहेगा हम राजतंत्र लागू करेंगे कि मेरे बाद मेरा जो पुत्र होगा उत्तराधिकारी होगा वही सुप्रीमो होगा, तो क्या हो गया, राजतंत्र हो जाएगा। ये हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं होगा, इसके लिए समीक्षा होगी। संसद अगर पास भी कर देगा तो अब न्यायालय का अधिकार है कि समीक्षा करे कि मूल ढांचा का उल्लंघन कर रहा है, तो मूल ढांचा का उल्लंघन पाएगा तो इसको अवैध घोषित कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब नवीं अनुसूची क्या है, कब जोड़ा गया, किस धारा में इसको संरक्षण प्राप्त है, 31B में है, कितने कानून अभी नवीं अनुसूची में है, और वर्तमान में जो चर्चा में आया वो। हाँ ठीक है, आप समझ सकते हैं जो प्रस्तावना के अनुसार आप लिख रहे हैं। देखिए प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन हमारा मूल भावना प्रस्तावना में निहित है, तो ये न्यायालय ने अपने अधिकार में रखा है ये व्याख्या कि मूल ढांचा में आता है कि नहीं आता, ये समय समय पर न्यायालय ही तय कर रहा है। कोई केस आता है तो न्यायालय तय कर रहा है कि ये मूल ढांचा है तो समीक्षा कर रहा है, मान रहा है मूल ढांचा नहीं है तो समीक्षा से बाहर हो जा रहा है, अगर नवीं अनुसूची में है तब। क्लियर, ठीक है। चलिए, अब राज्य व्यवस्था में दो चीजें रह गई थी, इसको हम लोग आज देख लिए। अब विविध वाले सेक्शन में आप चलेंगे, ठीक है। आपने जहाँ भी अपने कॉपी में विविध का सेक्शन बना रखा है वहां पे आप चले, हम लोग वहाँ इसको देखने का प्रयास करेंगे कि विविध में कौन सी जानकारी है जो आपको देखनी चाहिए। ठीक, एक बहुत चर्चा में आया था, हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री हैं इनकी डिग्री के विषय में सूचना मांगा गया। ठीक है, प्रधानमंत्री के डिग्री दिखाने संबंधी गुजरात सूचना मांगा गया। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि डिग्री दिखाई दे, तो आप लोगों ने सुन रखा है केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएम की डिग्री दिखाने का क्या दिया था, आदेश दिया। ठीक है, पीएम की डिग्री दिखाने का आदेश केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा दिया गया। इसके विरुद्ध में पीएम कहाँ गया, गुजरात हाईकोर्ट में गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया, ये जो आदेश है इसको क्या कर दिया, गलत बताया, इसको रद्द किया। ठीक है, और सूचना मांगने वाले तो क्या किया इसने, 25,000 का जुर्माना लगा दिया। 25,000 का जुर्माना किस पे लगा, सूचना मांगने वाले पे, जो आप गलत सूचना मांग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, 25,000 का जुर्माना लग गया। कौन थे व्यक्ति, ये अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने सूचना मांगने का प्रयास किया था, तो पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि ठीक है भैया सूचना दे दो, डिग्री दिखा दो इनको। दूसरा लोग गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो सूचना मांग रहा वही गलत है। ठीक है, और उस पर 25,000 का जुर्माना लग गया। तो ये तो कहानी हो गई आपके पास। अब इसमें से प्रश्न आए या नहीं आए, इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, कि किस मुख्यमंत्री को भाई केंद्रीय हाईकोर्ट के द्वारा सूचना मांगने के कारण से जुर्माना लगाया गया था, आपको पता है अरविंद केजरीवाल पे जुर्माना हुआ, ठीक ना। लेकिन इसके साथ छुपा हुआ जो दूसरा चीजें हैं, आप देखिए उसको इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। क्या होता है कि कोई चीजें चलती है चर्चा में, तो उससे संबंधित हम बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उससे संबंधित जो संस्था है, उनसे संबंधित जो घटना है, जो देश है, जो व्यक्ति है, वो क्या होते हैं, चर्चा में आ गए, क्वेश्चन के दायरे में आ गए। ठीक है, अब ये क्या आ गया कि भाई केंद्रीय सूचना आयोग जो है
तो सबसे पहला चर्चा आ गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम कब का है जी, हम दिमाग में चलना चाहिए, तभी 2005 का है। ठीक है, अब इसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ। 2005 में जो पारित हुआ, इसके तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ है। अब इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, एक होते हैं ना, तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे हो गया। ठीक है, अब आप समझिए कि बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पूछता भी है, किसका प्रश्न पूछता, वही पूछता है जो चर्चा में ज्यादा चल रहा है। अब आपसे पूछेगा कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। यशवर्धन है नाम, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये ठीक है, राजीव कुमार ना, यशवर्धन कुमार सिन्हा होंगे। अप्रैल 2020 से अभी तक तो ही थे, और मिलान कर लीजिएगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें आ गई क्या, एक समान जानकारी बताइए तो, पहले सूचना आयुक्त कौन बने, पहले सूचना आयुक्त। ठीक है, बहुत बार आप देखते होंगे अब पूछता है पहला, तो इसीलिए पहला पूछ रहा है, सूचना आयुक्त अभी चर्चा में चल रहे हैं, तो पूछा आपसे पहला बजावत हबीबुल्ला, ये हमारे पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, 2005 से 10 ये रहे। ठीक है, अब इसी में एक लाइन और जानना चाहिए आपको, तब कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती कैसे है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी, तो एक समिति के अनुशंसा के आधार पर होता है, एक समिति गठित है हम लोग के यहाँ, जिसके अनुशंसा के आधार पर हम लोग केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति करते हैं। उस समिति में कौन लोग हैं, तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो उसके सदस्य हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होंगे। ठीक है, और ये जो कमेटी है वो जिस व्यक्ति का सिफारिश करेगा नाम का, उस व्यक्ति की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। क्लियर, इसका कार्यकाल 65 साल तक का होता है। ठीक है, 5 साल है या फिर उधर 65 साल तक है, 65 साल उम्र तक वो व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा। ठीक है, इतना जानकारी आपको रखना चाहिए। जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं सबके बारे में, और खासकर जो चर्चा में आते हैं चल गया जरूर उसके बारे में। ठीक है, अब इसके बीच में एक चीज और सूचना जानेंगे हम लोग, क्या क्या जानेंगे, पहला मुख्य सूचना आयुक्त। कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कि लगातार ये पूछता है, जैसे हम न्यायिक सेवा का जैसे क्वेश्चन देखते हैं, वहां पाते हैं कि लगातार ये लोग पूछने का ट्रेंड है, पहला मुख्य सूचना आयुक्त, पहला चुनाव आयुक्त, ये पूछने का ट्रेंड वहां पर है। हमारे यहाँ बीपीएससी पीटी में भी है, दूसरे एग्जाम्स में भी है, आप ध्यान रखिएगा, वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, फिर आप किसका नाम याद रखेंगे, वर्तमान के याद रखेंगे। फिर अगर किसी संस्था में कोई महिला पहली बार बनी है, महिला जो बनी पहली महिला, उसका नाम याद रखने का प्रयास करेंगे। ये 3 कम से कम याद रखेंगे, पहला, वर्तमान, और अगर कोई महिला आई है तो उसका। तो यहाँ पे दीपक संधू बनी थी 13 में, कौन बनी थी, दीपक संधू पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है, जो सितंबर से लेकर दिसंबर 13 तक कुछ ही दिन रही हैं, लेकिन पहली महिला होने का गौरव दीपक संधू को है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ठीक है, ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन पहला चीज आ गया कि किससे संबंधित है, बेसिक क्वेश्चन हो गया ये, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस क्षेत्र में दिया जाता है, कुछ भी देगा ना, ऑप्शंस आपके पास कुछ भी आ सकते हैं। मतलब नदियों की स्वच्छता से संबंधित है भाई, शहर की स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, समुद्री तट से संबंधित है, या झीलों की स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक ना। तो पहला समझिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है मेरा, ये किसको मिल रहा है, ये समुद्री तट से संबंधित है। हाँ, समुद्री तट से संबंधित है। ठीक है,
समुद्री तट को हम लोग पर्यावरण के दृष्टिकोण से या स्वच्छता के दृष्टिकोण से ब्लू फ्लैग प्रमाणन जिसको मिलता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि स्वच्छ है। ठीक है, ये कौन देता है? तो डेनमार्क की एक संस्था है, डेनमार्क के पर्यावरण सरकारी संगठन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, FEE है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहाँ की संस्था है? डेनमार्क की है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, किस देश के द्वारा जारी किया जा रहा है भाई? तो डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है। डेनमार्क की एक संस्था है, वो ही दे रही है। किस आधार पर देती है? तो साफ सुथरा और सुरक्षित जो तटबंध होंगे, समुद्री जो तट है, उसके आधार पर ये दे रही है। ठीक है, उसने 33 मानक है, एक तो नहीं है, 33 आधार बना रखा है। ठीक है, इसमें हम तो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया। समझिए, साफ होगा, सुथरा होगा, साफ सुथरा है, कितना सुरक्षित है, ठीक है, वहाँ के लोग कितने इसके प्रति संवेदनशील हैं, क्या जानकारी है, क्या अवेयरनेस है, इस तरह के 33 मुद्दे हैं। इसके आधार पर ये लोग ब्लू फ्लैग प्रमाणन दे रहा है। ठीक है, अभी ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? 1985 से शुरू हुआ। कब से चल रहा है ब्लू फ्लैग प्रमाणन? 1985 से ये प्रारंभ है। ठीक है, अब हम लोग को क्यों जानना पड़ गया? अभी करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ चर्चा में आया होगा तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। कितना? देखिए, अभी हमारे यहाँ 2 तट को मिला, ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन है। 2022 में 2 तट को दिया गया। एक है मेरा लक्षद्वीप में मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय थुंडी नाम है इसका, मिनिकॉय थुंडी बीच। कहाँ का है ये? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मिनिकॉय थुंडी को मिला। उसी तरह दूसरा वहीं मिला है कदमत बीच को। इसको मिला कदमत बीच। ये 2 को मिला, ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला भारत के 2 बीचों को। ये 2 मिलने से इसकी संख्या कितनी हो गई? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हमारे यहाँ अब समुद्र तक हो गए 12। कितना हो गया? 12। अभी हाल में किसको मिला है? इस 2 को मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। और हो गया कितना? तो हो गया 12। ठीक है, 2 को ही मिला है। अगर तीसरा कोई नाम इधर उसके बाद मिला होगा तो आप लोग देखेंगे, लेकिन 2 को मिला है। अभी मिनिकॉय को मिला और कदमत को मिला। ठीक है, अब हो गया संख्या 12। देखिए, इसके पहले जो द्वीपों को मिल रखा है, जो समुद्र तट को मिला है, हम कुछ का नाम बताएंगे जो आपको ध्यान में रहा है, आप लिख पाए तो लिख लेंगे, जिसमें भी है देख लेंगे। जैसे गोल्डन तट उड़ीसा, गोल्डन तट कहाँ है? उड़ीसा में। शिवराजपुर, शिवराजपुर कहाँ है? गुजरात। कप्पड़, कप्पड़ नाम है, कप्पड़ कहाँ है? केरला। ठीक है, रूसीकोंडा, रूसीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पादुबिद्री और कासारकोंड, कासारकोंड और पादुबिद्री कहाँ? ये कर्नाटक। राधानगर अंडमान, राधानगर अंडमान। घोघला, घोघला है दमन द्वीप में। और कोबलन, कोबलन जानते होंगे कोबलम नाम से, कोबलम तमिलनाडु। और ईडन पुडुचेरी में, ईडन पांडिचेरी में, पुदुचेरी में ईडन। पहले से 10 को मिला हुआ था, अभी 2 को मिला। नाम इसलिए आपको दोहराए हैं एक बार हम। देखिए, किसको किसको मिला ये नहीं पूछेगा, अभी जो 2 को मिला वही पूछेगा, मिनिकॉय को और कदमत को। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो गई? 12, ये पूछेगा। लेकिन वो 10 जो हमने आपसे नाम दोहराया, शिवराजपुर गुजरात, या घोघला दमन द्वीप, कोबलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी, ठीक है, कासरकोट कर्नाटका, ठीक है, कप्पड़ केरला, ये दोहराने का कारण ये है कि बहुत बार क्या करता है लोग, कोई भी समुद्र तट का नाम दे रहा है और पूछ रहा है ये कहाँ है। ठीक है, तब आपसे पूरी संभावना होगी कि इस 12 में से नाम उठा के पूछेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के प्रश्न कोई समुद्र तट या बीच का नाम दे करके पूछा हुआ है कि ये कहाँ है। ठीक ना, इसलिए आपके पास दोहरा दिए कि उसका नाम जानना चाहिए कि किस स्टेट में है। ठीक है, ये समान जानकारी होना चाहिए हम लोग के पास। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन 12 समुद्र तटों को मिल गया। ठीक ना, देखिए अब एक ही इंफॉर्मेशन और आपको बता पाएंगे। ठीक है, पहले बता दें, टाइम्स वैश्विक रैंकिंग, सबको पता है कि टाइम्स एक वैश्विक
रैंकिंग जारी करता है यूनिवर्सिटी का, इसका विश्वविद्यालय का टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023, इसके लिए विश्वविद्यालय के लिए आप क्वेश्चन लिंक देखेंगे अगर बीपीएससी पीटी का भी, तो पाएंगे कि हमको लगता है पिछले 5-7 साल के अंदर में 2-3 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, हमको याद है कि हम लोग एक बार दिए थे तो उस समय भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे 1 नंबर रैंक का कॉलेज कौन है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी कौन है, क्वेश्चन पूछते रहा है। तो 100, अभी इसमें हम लोग इतना ही चीज जानेंगे अभी कि 104 देश के जो है 1799 विश्वविद्यालय के ऊपर एक लोगों ने सर्वे किया। ठीक है, उसमें जो नाम 1 नंबर पे उसको कम से कम जानिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को सबने नाम सुन रखा होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सब जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर 1 का रैंकिंग मिला है, जो कहाँ का है, यूके का। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूके 1 नंबर का है। और दूसरे में हार्वर्ड को बोला गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका का। ठीक है, तो टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड 1 रैंक पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए 2 रैंक पे है। बस 2 नाम जानिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा वो। ठीक है, अब हम लोग के यहाँ जानिए भारत की स्थिति में, तो हम लोग के यहाँ सबसे आगे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये 250 के बाद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। एक इंफॉर्मेशन ये जानिए केवल कि IIT जितने हमारे हैं भारत में, 7 IIT हैं, वो रैंकिंग में इस बार कहीं नहीं है। उसके कारण क्या है कि IIT ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, कहा हम इस रैंकिंग में शामिल नहीं होंगे। उनका मानना है कि ये फेयर रैंकिंग नहीं होता, इसलिए IIT ने इसका बहिष्कार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए है। हो सकता है इस बार सिंपल यही पूछा जाए कि टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 विश्वविद्यालय जो जारी किया गया है, ठीक है, उसका किस संस्थान ने बहिष्कार किया। क्लियर? तो आप समझिएगा कि भारत के IIT ने, कोई वर्ल्ड के दूसरी यूनिवर्सिटी का भी नाम देगा, भारत के IIT भी लिखेगा, समझिएगा भारत के IIT वालों ने बहिष्कार किया, यही चीज जानना चाह रहा है। ठीक है,